हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी स्टडी ग्रुप दिसंबर एग्ज़ाम 2026 में। और आज हम लेकर आए हैं दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए नई सीरीज, जिसमें यूनिट 10 शुरू कर रहे हैं अन्य गतिविधियाँ। अन्य गतिविधियाँ में हम सबसे पहले माटी की मूर्तें देखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है और 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो माटी की मूर्ति में 12 सर्ग दिए गए हैं। हम क्रम वाइज 12 सर्गों को यहाँ पर चर्चित करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हिंदी स्टडी ग्रुप के माध्यम से नई सीरीज़ दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अन्य गतिविधियाँ यूनिट 10। देखते हैं माटी की मूर्ति में जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है, इसमें नवीन संस्करण किया गया था। सबसे पहले हम नवीन संस्करण को जानेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा नवीन संस्करण है, देखिए, यह माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। 6 साल में इसकी 60,000 प्रतियाँ बिक चुकी। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई, रजिया। तो रजिया नई मूर्त को जोड़ा गया है, क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया। मतलब रजिया को तो जोड़ा गया, लेकिन इसके क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया। और पाठ में भी, मतलब इसमें इसके क्रम के साथ साथ इसके पाठ में भी परिवर्तन किया गया। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया। मतलब यानी एक सजीव ये सचित्र के माध्यम से इसको सजीव चित्रों को दिखाया गया। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी। मतलब यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी कर रहे हैं कि ये जो रजिया मैंने इसमें नया संस्करण जोड़ा है, क्या मैं आशा करता हूँ कि ये सबको पसंद आएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर गंगा दर्शन 1953 में ये प्रकाशित किया गया था राम वृक्ष बेनी द्वारा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम माटी की मूर्ति को। तो यहाँ पर हम भूमिका से प्रारंभ कर रहे हैं अपने सीरीज़ की शुरुआत माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें। तो गांव में जो बड़ या पीपल के पेड़ होते हैं, उनमें माटी की मूर्तें रखी होती हैं। ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीन। फलतः बुद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सौदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। तो यहाँ पर यानी बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सौदाई नहीं हैं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। क्योंकि बौद्ध क्या है, ये ईश्वर की मूर्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर कोई अवतार नहीं है और ईश्वर को इन्होंने नहीं देखा है, ये बुद्ध का कहना है। चलिए आइए बात करते हैं। किंतु इन क्रूप बद शकल मूर्तों में भी एक चीज़ है। यानी बद शकल और क्रूप मूर्तियों को कहा गया है, शायद उस और हमारा ध्यान नहीं गया, वह है ज़िंदगी। मतलब इनकी कोई सूरत नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन इनमें ज़िंदगी दिखाई देती है। ये माटी की बनी हैं, माटी पर धरी हैं, इसलिए ज़िंदगी के नज़दीक हैं, ज़िंदगी से सारोवार हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, श्राप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये मूर्ति, ज़िंदगी के बड़े करीब हैं। क्या क्या करती हैं ये, हमें यानी खुशी देती हैं, सुनती हैं, श्राप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की हैं, ना अवतारी देवता की। तो यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्लियर कर दिया, ना तो ये किसी देवता की मूर्तियाँ, ना किसी अवतारी की मूर्तियाँ। ये सिर्फ और सिर्फ माटी की मूर्तें हैं। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया और देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा स्रष्टा बन गया। तो यहाँ पर एक गांव का साधारण व्यक्ति था, जो हमारे लेखक थे, उनको
असाधारण लौकिक धर्म के कारण क्या है दैवत्व प्राप्त हुआ और उन्होंने गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का यानी सृजन किया। अब देखिए आगे, माटी ने उन पुतलों की, ये माटी की मूर्तें हैं, यानी मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें हैं। हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली। जब माटी की मूर्ति खुश होती है तो संतान मिलती है, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। और इनकी नाराज़गी, क्या है, बीमार पड़ गए, महामारी फैल गई, ठीक है, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। देखिए जब नाराज़ होती हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, महामारी आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है, घरों में आग लग जाती है। ऐसे ही जब ये खुश होती है तो संतान प्राप्ति होती है, फसल अच्छी होती है, यात्रा में सुख मिलता है, मुकदमे भी जीते जाते हैं। ठीक, ये हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तों की कुछ खासियत बताई है। कहते हैं ये ज़िंदगी के नज़दीक ही नहीं, ज़िंदगी में समाई हुई हैं। मतलब ये ज़िंदगी के नज़दीक नहीं, ज़िंदगी में समाई हुई हैं। इसीलिए ज़िंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। मतलब ये ज़िंदगी के नज़दीक ही नहीं, ये ज़िंदगी में समाई हुए हैं। इसलिए जो पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनका सिर आप ही आप झुक जाता है। यानी बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, मतलब केवल उनको देखने योग्य है, पूजने योग्य नहीं है। बौद्ध और ग्रीक की जो जितनी मूर्तियाँ हैं उनको पूजा नहीं जाता, उनका दर्शन किया जाता है, उनको वंदनीय किया जाता है, ठीक है, और वंदनीय हैं, ठीक है। तो माटी की ये मूर्तें भी अपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध और ग्रीक की मूर्तियाँ सिर्फ दर्शनीय हैं, यानी वो हमारे मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन उन्होंने माटी की मूर्तों को भी उपेक्षित नहीं माना है, क्योंकि माटी की मूर्तें भी उपेक्षित नहीं हैं। हमारा निवेदन यह है कि वो निवेदन कर रहे हैं कि आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, मतलब कह रहे हैं कि आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनियों की कथाएँ वाची हैं, नायक और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएँ, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रबोझल, कैसी उत्साहवर्धक, हमें दिन दिन उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। तो यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि जैसे हमारे ग्रामीण लोग कहानियाँ सुनते हैं, राजा रानियों की, ऋषि मुनियों की कथाएँ बाँचते हैं और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही एक मनोरंजन होता है, उसका अनुशीलन करते हैं। तो यहाँ पर माटी की मूर्ति में वो मनोरंजन के माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं कि किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएँ और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायक नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रबोझल और उत्साहवर्धक नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हैं ना, राजा रानी हैं, नायक हैं, नेता हैं, उन सभी का अनुशीलन करते हुए यहाँ पर अपने गांव की बात करते हैं लेखक, और कहते हैं कि आपके गांव में भी ऐसे ही लोग हैं जिनकी कथाएं, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया बालदेव यानी बाल गोविंद भगत और बालदेव सिंह और देव की और देखने की फुर्सत कहाँ पाते हैं। तो यहाँ पर लेखक साफ व्यंग कर रहे हैं कि जो लोग यानी नेता, नायक, ऋषि मुनि, राजा रानी की कहानियों में उलझे हुए हैं, ये अपने गांव के व्यक्तियों की तरफ नहीं देखते। जैसे हमारी बुधिया है, ये भी किसी की कथा से कम नहीं है, बाल गोविंद भगत, ये भी इनकी जीवनी है, और बलदेव सिंह और देव जैसे हमारे लोगों में भी ऐसे मनोरंजक तत्व हैं, इनका भी अनुशीलन कीजिए, ये हमारे लेखक बताते हैं। देखिए हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत में अचानक मेरे गांव और
मेरे ननिहाल के कुछ लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। तो यहाँ पर हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी हजारीबाग सेंट्रल जेल में हैं और वहाँ पर एकांत बैठे सोच रहे हैं। अचानक उनके आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि वो अपने गांव की तरफ सोचने लगते हैं, उनके ननिहाल की तरफ सोचने लगते हैं और उसी के माध्यम से ये माटी की मूर्तें लिखा गया। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी बात में आ बैठे और अपनी मूर्त मुझसे गड़वा ली। तो यहाँ पर एक नया दृश्य और सामने आता है कि जब सेंट्रल हजारीबाग जेल में थे, वहाँ पर बैजू मामा भी थे, तो उनका भी माटी की मूर्ति में जिक्र किया गया। यानी मैं साफ कहूँ, ये कहानियाँ नहीं, यहाँ पर माटी की मूर्ति में जितनी भी अध्याय हैं, ये साफ कह रहे हैं कि ये कहानियाँ नहीं हैं, जीवनियाँ हैं। यहाँ पर ये सभी 12 सर्ग 12 लोगों की जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के सब चित्र हैं, चलते फिरते आदमियों के सब चित्र हैं। मानता हूँ कला ने उन पर यानी पिचकारी की है, कह रहे हैं कि कला ने उन पर पिचकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मतलब रंग रंग में मूल जो रेखाएं हैं, जो व्यक्ति की रेखाएं, जो सब चित्र हैं, वो उन्होंने गायब नहीं किए, वैसा हुबहू दिखाया जैसे आम व्यक्ति की जीवनी होती है। मैं उससे अच्छा रसोइया नहीं समझता, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे, जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए, उसे ऐसा रसोइया नहीं समझते। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती हैं। तो ये डरते थे कि ये सोने चांदी का युग चल रहा है, इसमें माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाएंगी। किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। और यह मेरी कलम या कला की करामत नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं, ये जो मेरी माटी की मूर्तें हिंदी संसार में यानी सर आंखों पर रखी गई, ये मेरी कलम की करामात नहीं है, ये मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति यानी स्नेह मतलब उस प्रेम के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मतलब ऐसा ही आप लोग प्रेम स्नेह बनाए रखिए, स्वाभिमान स्नेह बनाए रखिए, ताकि मैं आगे और माटी की मूर्तें पे कुछ आपके लिए सौभाग्य उपस्थित कर सकूं। दीपावली 1946 में ये प्रकाशित हुई थी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा दीपावली के दिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अनुक्रम की बात करें, जिसमें अनुक्रम में जब रजिया को जोड़ा गया तो कुछ परिवर्तन किया गया। माटी की मूर्तें, यहाँ पर सबसे पहला है रजिया, बालदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। तो ये 12 सर्ग हैं। ठीक है, ये 12 सर्ग हैं, इनको याद रखना है आपको अच्छे से और इनके क्रम को भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्रम पूछा गया था इस बार नेट एग्ज़ाम में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पूरी भूमिका को जाना और भूमिका में हमने जाना कि हमारे जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने आखिर माटी की मूर्ति को कैसे लिखना आरंभ किया, उनकी स्वाभाविक मानसिकता क्या थी, उनके भाव क्या थे, इसको जाना। तो कल हम एक नई सीरीज लेकर आएंगे, रजिया से शुरू करेंगे और रजिया के बाद हम बुधिया तक 12 के 12 सर्गों का अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी मित्रों को जाकर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा चैनल बना है ये दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बना है।
और हम रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और दिसंबर की तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।